हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फिर से जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस ने टाइमर के साथ स्टार्ट किया था, तो उससे आप लोग का टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो इसलिए हम लोग आज भी टाइमर के साथ ही करेंगे। सो रेडी रहिएगा। 10 सेकेंड के अंदर आप लोग को अपना आंसर कहीं लिख लीजिए या फिर आप अपना सोच लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को इवेल्युएट करने का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के हाथ में है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सो यहाँ रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए। ऐसे 91 क्वेश्चन जो है आप लोगों का टोटल ये। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आज के लिए है, बालकों के स्नायु संस्थान, जिसको कि हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, का विकास तेजी से होता है। कौन सी अवस्था में जो है नर्वस सिस्टम बच्चों का तेजी से होता है? ऑप्शन है आपके 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, या गर्भावस्था में। 4 ऑप्शन है और आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर देना है, तो आप अपना आंसर जो है समझ लीजिए, सोच लीजिए और जल्दी से दीजिए, ये 10 सेकेंड कंप्लीट होने से तक। चलिए 10 सेकेंड हुआ आपका खत्म। इसका आंसर जो है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, जो 3 से 4 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको हम टोडलरहुड भी बोलते हैं, या फिर हम अगर रॉस के अनुसार देखें तो ये शैशव अवस्था में ही आता है। तो इसमें जो है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी तेजी से इसमें वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास, टाइम के लिए रेडी रहिएगा। 10 सेकेंड के अंदर ही आंसर अपना लिखिएगा या सोचिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का है, बीजावस्था यानी कि द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन। ये सारा जो है प्री नटल पीरियड का है। प्री नटल को 4 सब स्टेजेस में बांटा जाता है, उसका एक ये सब स्टेज है। तो पूछा जा रहा है कि द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन यानी कि बीजावस्था का जो है टाइम क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका, शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग से 1 माह का समय, शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग के 2 माह का समय, या शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग के 2 सप्ताह का समय, या आपका डी नंबर है, शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग के 1 सप्ताह का समय। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताइए ओव्यूलेशन जो है कौन से माह में होता है? ये जो है जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। 10 सेकेंड्स आपका हुआ खत्म। यहाँ पर आपका सेकेंड का जो है आंसर जो है 2 सप्ताह होगा। ये जो क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन जो पीरियड होता है, ये देखिए ये प्री नटल जो पीरियड होता है ना, हमारा जन्म से पूर्व की अवस्था इसको बोलते हैं। मतलब बच्चे का जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है और उसके बाद से जब तक गर्भ में रहता है उसको हम लोग प्री नटल बोलते हैं। प्री नटल को जो है 4 सब स्टेजेस में बांटा जाता है। ये 4 सब स्टेजेस में से जो है एक सब स्टेज यही है द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन। जो द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन जो है ये 2 सप्ताह का समय होता है। 2 सप्ताह यानी कि 15 दिन वैसे होता है, यहाँ 2 सप्ताह लिखा है तो हम 14 कर रहे हैं, अदरवाइज 15 डेज होता है। तो ये हो गया 2 सप्ताह। तो इसका आंसर हो गया 92 का सी नंबर यानी स नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 93 या थर्ड, शिशु का भ्रूणावस्था द पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय, जो कि ये भी प्री नटल का ही एक पार्ट है, सब स्टेज है, ये प्री नटल का ही है। तो इसमें इसकी अवस्था का टाइमिंग क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन है आपके, गर्भ स्थिति के 2 माह समय तक, मतलब कि जैसे ही बच्चा जो है गर्भ में आया उसके 2 माह तक, 2 मंथ्स तक, या गर्भ स्थिति के 4 माह तक यानी कि गर्भ में आने के 4 मंथ्स तक, या गर्भ स्थिति का संपूर्ण समय दैट मीन्स कि 9 मंथ्स, या फिर गर्भाधान का समय, या फिर जैसे ही गर्भ में आता है तब का समय। तो ये ऑप्शंस हैं और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए जल्दी से आंसर आप अपना दीजिए और या सोचिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर लिखिए और इसमें बताइए कि इसका कौन सा होगा। और आपका 10 सेकेंड खत्म होता है अब। आपका आंसर जो है इसमें से आ जाएगा, देखिए ये जो भ्रूणावस्था है द पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय का जो अवस्था है, ये प्री नटल का ही सेकेंड सब स्टेज है। तो सेकेंड सब स्टेज में ये जो आता है इसको लिया जाता है गर्भ स्थिति के 2 माह का समय तक। कब तक लिया जाता है? 2 माह के समय तक, 2 मंथ्स तक। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? जन्म से पूर्व आज का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्री नटल पे ही जा रहा है। तो जन्म से पूर्व में जो है बच्चे को कौन कौन सा जो है इसमें से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकता है? आपका ऑप्शन है माता पिता की आयु यानी कि पेरेंट्स का एज, सामवेगिकता यानी कि इमोशनल शिप, और तीसरा है माता का धूम्रपान करना या फिर उपयुक्त सभी। आपके ऑप्शंस हो गए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का टाइम है, इसमें से जल्दी से सोच करके दे दीजिए कि कौन सा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018-19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 सेकंड हुआ आपका खत्म। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। बोला जाता है ना कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो भी बहुत सारे कारक जो है फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं। यस, माता पिता की आयु इम्पैक्ट डालती ही है। सामवेगिकता यानी कि किस इमोशन से, स्पेशली माता जो है किस इमोशन से गुजर रही है, वो चीज का भी इम्पैक्ट आता है। एंड अगर वो माता जो है धूम्रपान कर रही है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो ये बच्चे के जन्म से पहले के ये सारे कारक है जो उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये आपका हो गया 94। नाउ चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 95 का क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है, मतलब कि एवरेज एज, ऐसे तो हर बच्चे का अलग अलग होता है लेकिन एवरेज जो है वेट कितना होता है? ऑप्शंस है 5 से 8 पाउंड, दूसरा है 8 से 12, तीसरा है 9 से 11 या फिर 11 से 13। तो अब आप इसका आंसर दीजिए कि इसमें से चारों में से कौन सा होगा। और 10 सेकेंड आपका स्टार्ट हो गया अब। जल्दी से बताइए कि इसका 95 का कौन सा होगा। कल भी मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछी थी, अगर आपको याद हो तो, कल के भी क्लास में था। 10 सेकेंड हुआ खत्म। ये है 5 से 8, जो बच्चे का एवरेज वेट होता है, लगभग सभी बच्चों का होना चाहिए, वो 5 से 8 पाउंड होना चाहिए। ठीक है, 5 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, बच्चे का जो है मस्तिष्क का भार क्या होता है जब बच्चे का जन्म होता है? ऑप्शन है 400 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम या 250 ग्राम। एंड आपके 10 सेकेंड से स्टार्ट होते हैं नाउ। जल्दी से आंसर समझिए, लिखिए, जो करना है जैसे भी आप अपना समझ लीजिए। कितना होता है शिशु का मस्तिष्क का भार? 10 सेकेंड्स हो गए खत्म। आपका होगा ये 350 ग्राम। बच्चे का जो मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। और कल हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ये कितने परसेंटेज होता है पूरे बॉडी से, जो है बच्चे का मस्तिष्क का भार कितना होता है, शरीर से उसका बच्चे का भार जो है कितने परसेंटेज का होता है? तो 20%। ये आप हमने कल किया था। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? जो बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट का जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही इजी भी है अगर आप लोग इसको समझे हो तो। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया है फिलोसफर्स का, ध्यान रखिएगा। 10 सेकेंड्स हो गए खत्म। यहाँ पे किसी फिलोसफर्स का नाम नहीं लिया गया है। हमें जो है बच्चों के स्टेजेस को जो पढ़ना है चाइल्ड साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो कितने स्टेजेस में है? तो मैं आपको बता दूं वो 3 स्टेजेस में है। पाइगेट ने 4 बताया है, मुझे पता है इसमें मोस्ट ऑफ लोगों ने 4 लगाया होगा, लेकिन ये 3 ही है। 3 कौन कौन से है एवरेजली लिया गया है? तो शैशवावस्था को लिया गया है, बाल्य अवस्था को लिया गया है एंड किशोरावस्था को लिया गया। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ हमारे पढ़ने में, यानी कि हमारा जो सिलेबस है शैशव, बाल्य एंड किशोरा है। हम जो चाइल्ड साइकोलॉजी ली गई है वो इन्हीं तीनों पे ली गई है। इसके अलावा एडल्टहुड है जिसको हम प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, या फिर बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी ने शैशवावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, किसी ने किशोरावस्था को भी 2 पार्ट में किया है, ये अलग बात है। लेकिन इनको बाल विकास का विभाजन जो है कितनी अवस्थाओं में किया गया है, तो वो आंसर जो है आप लोगों का आएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 98 का क्वेश्चन है, अभिवृद्धि के संबंध में यह किसका कथन है? चलिए स्टेटमेंट वाला आ गया। व्यक्ति तंतुओं, अंगों, श्राव तथा चेतना का पुंज है जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है।
स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन है आपके कैरल का, एंडरसन का, मार्क का या स्किनर का। ऑप्शंस आपके हो गए और 10 सेकंड से स्टार्ट होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 98 का जो है आपका आंसर कौन सा होगा? ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट थोड़ा सा जाना पहचाना नहीं है। 10 सेकंड खत्म होते हैं, ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो आपके 10 सेकंड्स अप हो चुके हैं। इसका आंसर जो है कैरल का है। कैरल ने ये बात बोली है कि जो व्यक्ति के तंतु है, अंग है, श्राव है, चेतना है, उसमें सतत रूप से जो वृद्धि होती है उसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है। 99 जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? जैसे अब जन्म के समय भार हो गया तो लंबाई भी तो देखेंगे ना कि औसत लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है आपके 55 इंच, 20 इंच, 50 इंच या 40 इंच। चलिए, और आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो गए अभी। चलिए, अब 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। इजी है ये, वैसे आप लोगों ने देखा हो तो। 10 सेकंड्स हो गए खत्म। इसका आंसर 20 इंच है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया भी नहीं था। 20, 22, 25 देता तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होते, लेकिन 20 इंच है। ये 50, 55 में चला गया। चलिए, 20 इंच जो है औसत लंबाई होती है बच्चों की। 100 क्वेश्चंस नाउ, 100 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो उसको हम देखते हैं। इसका है आप लोगों का कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती है। ये क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स ने भी एक किया था, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 300, 270, 306 या 350, और आपके ऑप्शंस हो चुके और ना आपका 10 सेकंड से स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताइए, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? जन्म के समय 10 सेकंड्स आपके हो गए खत्म। ये इसका आंसर होगा 270। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसमें जो है जो हड्डियां पाई जाती है वो 270 होता है। और जैसे ही बच्चा जो है बाल्य अवस्था में पहुंचता है, बाल्य अवस्था चाइल्डहुड में पहुंचता है, तो उसकी हड्डियां 300 हो जाती हैं। कितना हो जाता है? 300। ठीक है। और फिर जैसे ही बच्चा एडल्टहुड में पहुंचता है तो उसकी हड्डियां जो है 206 हो जाती है। अब आप लोग बोलोगे ये कहाँ से बढ़ रही है, घट रही है? ये तो फिर क्वेश्चन है, बहुत सारी हड्डियां जो है आपस में जुड़ जाती हैं तो उससे हो जाता है, कुछ स्प्लिट होती है तो उससे होता है। तो इस तरह से ये है, इसका डिटेल में जाएंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, जैसे बच्चे का जन्म होता है वो 270 रहती है, चाइल्डहुड में यानी बाल्यावस्था में 300 हो जाती है, और एडल्टहुड में यानी कि युवा अवस्था में 206 हो जाती है। ये इसका फंडा है। ठीक है। चलिए, ये 100 का हो गया। नाउ अब हम लोग चलेंगे 101 पे, जो कि क्वेश्चन देखेंगे। 101 में है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी का मतलब होता है जो टूटते रहता है। कुछ दांतें नहीं टूटती है, जो स्थायी होती है, एक ही बार हुआ तो हुआ, वो टूटती नहीं है। तो इसमें संख्या बताना है। ऑप्शन से आपके 20, 15, 32, 25, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकेंड के अंदर सोचिए और बताइए कितने जो है अस्थायी यानी टूटने वाले दांत बच्चों में कितने होते हैं। और आपके 10 सेकेंड्स हो गए खत्म। यस, 10 सेकेंड्स हुए खत्म। अस्थायी पूछा था ना कि टूटने वाले दांत कितने होते हैं। टोटल 32 बोला जाता है दांत होते हैं, उसमें से टूटने वाले जो हैं 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20, 20 दांत जो है अस्थायी होते हैं। चलिए, 102 क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों में स्थायी दांत कितने होते हैं? अब हम लोग सोचेंगे कि भाई इसमें स्थायी दांत का कितना हो जाएगा, तो वो आप लोग को बताना है कि वो कितने होते हैं स्थायी दांत। तो इसका ऑप्शन है 20, 15, 32 एंड 25। ठीक है, 20, 15, 32 एंड 25। अब चलिए, इसका आपका 10 सेकंड से स्टार्ट होता है अब। ऑप्शंस आपके सामने, स्थायी दांत संख्या कितनी होती है? 20, 15, 32, 25, और आपका 10 सेकंड्स होता है अभी खत्म। अब बताइए इसका आंसर। तो 102 का आपका आंसर जो है वो है 32। अब आप लोग सोचोगे मैम ये कैसे हो गया, स्थायी जो है अस्थायी 20 है। तो भाई ये अस्थायी दांत की बात हो रही है जो टूटने के बाद होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये टोटल दांत जो आपके टूटने के बाद जो दांत निकल जाती है, जो कि नहीं टूटता है या फिर आपके प्रौढ़ावस्था में एकदम वृद्धावस्था में आके टूटता है, वो अलग चीज हो गया। तो स्थायी दांत तो वही होगा जो टूटने के बाद हो जाए, वो वाला काउंट नहीं किया जा रहा है कि 5, 10 जो 20 में से हटाइए 32 तो 12 बच रहे हैं, 12, 15 ऑप्शंस वाला नहीं है, ये 32 वाला है कि टोटल स्थायी दांत यानी टूटने के बाद जब हो जाता है तब के बारे में क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये हो गया 102 का क्वेश्चन सर, यानी कि 32। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, जो 103 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर यानी कि किशोरावस्था यानी एडोलेसेंट, ये किस चीज का अनुभव कर सकते हैं? तो आत्मसिद्धि, दुश्चिंतता एवं स्वयं से सरोकार, या जीवन के बारे में परितृप्ति, या फिर अपराध बोध। किशोरावस्था में इन चारों में से कौन से फीलिंग्स, कौन से एक्सपीरियंस होते हैं? चलिए आपके 10 सेकंड से स्टार्ट होते हैं। अब वैसे देखा जाए तो चारों ही चारों है, लेकिन आपको इसमें से अप्रोप्रिएट चुनना है। मैं ऑप्शंस आपको बताती हूँ, चारों लगभग है, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट चुनना है। और आपका 10 सेकंड्स हुआ खत्म। इसमें से किशोर यानी एडोलेसेंट, देखिए आत्मसिद्धि, अपने आप को आत्मसिद्धि का भाव आता है क्या? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ पाया ही नहीं। आत्मसिद्धि का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ जो है अचीव कर लिया है, तो आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही है। दूसरा ऑप्शन है दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, मतलब अपने आप से सिर्फ मतलब रहे वो टाइप का, या फिर जीवन के बारे में परितृप्ति या अपराध बोध। तो देखिए यहाँ पे जो है 1, 2, 3, ये तीनों में से सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं इसमें सेल्फ सेंटर्ड जो है फिर से बन जाते हैं, और वो जो बोल सकते हैं ना कि दूसरों के बारे में, या दूसरे लोग जो जितना इंटरप्ट करते हैं, ये करना है नहीं करना है, तो उसको एक तरह से वो लेट गो करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वही सही है, और अगर कोई उनको रोकने जाता है तो वो नहीं समझ सकते। अगर उनको आप डांट करके या फिर हिटलरगिरी करके अगर आप समझाएं तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से बी नंबर अप्रोप्रिएट लग रहा है। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, ऑप्शंस है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत है ये पूछा है। इसका ऑप्शंस आपको मैं बता चुकी हूँ ना। टाइम स्टार्ट होता है, अब बताइए 104 का जो है आंसर आप बताइए, कौन सा जो है इसमें से सही है, कौन सा सिद्धांत एक्चुअली में है। और 10 सेकंड्स आपके हो गए खत्म। अभी मैं बता दूं, अभी तक इतना हम लोग विकास के ऊपर जो है और विकास के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन किया है कि मुझे नहीं लगता इसमें किसी का गलत होना चाहिए। देखिए इसका आंसर जो विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती, ये गलत है। सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। शैशवावस्था से जो है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, सब कनेक्टेड रहती है, तो ये गलत हुआ। ये तो बिल्कुल ये सिद्धांत नहीं कर दिया, अंतर संबंधित है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल जो स्पीड होती है, जो गति है, वो समान नहीं रहती है। मान लीजिए कि एक बच्चा जो है 4 साल की उम्र में दौड़ने लगा, एक बच्चा जो है धीरे धीरे अभी चलना ही सीख रहा है, तो स्पीड कम हुआ ना, स्पीड इसका ये धीरे हुआ। तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आता है कि विकास दर में जो है असमानताएं पाई जाती हैं, तो इसलिए ये बी नंबर होगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये बिल्कुल गलत है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है बोला गया है, तो ये गलत है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 105 नंबर चलिए देखते हैं। 105, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये मुझे बहुतों जगह पर मिला है ये क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन के तौर पे इसको देखिए। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? वहां पे जो है, जो मैं दूसरी जगह पे देखी हूँ वर्णमाला लिखा हुआ था। ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। और आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए, या फिर सोचिए आप लोग कि इसका कौन सा होगा। कौन से एज में जो है बच्चे हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं, वर्णमाला को पहचानने लगते हैं? आपका टाइम खत्म होता है। इसका जो एज है वो आपका आएगा 4 ईयर्स में जो है बच्चे हिंदी की वर्णमाला को पहचानने लगते हैं, अक्षरों को पहचानने लगते हैं। चलते हैं 106 नंबर पे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बच्चों को विकसित होने में जो है उसको कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन एंड 460 दिन। और आपके
टाइम 10 सेकेंड का स्टार्ट होता है अब, जल्दी से बताइए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन, वैसे ऐसे ही बहुत लोगों को पता होगा आई थिंक। चलिए 10 सेकेंड्स हो गए खत्म। इसको मैंने जो MCQs हमने स्टार्टिंग में किया था उसमें मैं पूछी हूँ, तो इसका आंसर है 280 दिन। 280 दिन में बच्चे का जो है विकास गर्भ में हो जाता है 280 दिन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मुझे 3-4 जगह देखने को मिला है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 107 नंबर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहां पे परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या घर में? और आपके ऑप्शंस हो चुके हैं ना। 10 सेकंड से स्टार्ट होता है अब, जल्दी से बताइए कहां पे जो है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। याद रखिएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 10 सेकंड्स हो गए खत्म। ये होगा विद्यालय एवं कक्षा में। देखिए खेल के मैदान में आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, आपका टीम स्पिरिट डेवलपमेंट होगा, कोऑपरेशन सीखेंगे। ऑडिटोरियम में भी कोई आपका एक्स्ट्रा टैलेंट जो है वो आपका डेवलप होगा। घर में सामाजिक जो है डेवलपमेंट होता है। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के लिए विद्यालय एवं कक्षा ही है, तो इसका आंसर बी नंबर, ठीक है। चलिए 108 नंबर देखते हैं। हाँ ये भी VVIU है, VVI है, सॉरी यू बोलती मैं, VVI। खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन से पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उपयुक्त सभी। चलिए आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो गए अब, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 108 नंबर का आंसर बताइए, कौन सी अवस्था को खिलौने की आयु कहते हैं? आपका 10 सेकंड्स होता है अभी खत्म, और ये होगा पूर्व बाल्य अवस्था। याद रखिएगा पूर्व बाल्य अवस्था जो है, जो 3 से 5 साल का लिया जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था, इसको हम लोग खिलौने की आयु कहते हैं, ठीक है। टॉयज एज, इंग्लिश में टॉयज एज बोला जाता है। याद रखिएगा पूर्व बाल्य अवस्था, प्री जो है चाइल्डहुड। 109 वाह 109 का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 साल तक या 11 साल तक के लीजिए जो बच्चे होते हैं, वो किस भौतिक वस्तु, जो वस्तुएं जो उनको पदार्थ दिखाई देती हैं, उसमें किस में आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, मतलब वो कितना जगह ले रहा है, आकार में, या संख्या में, या क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी में? और आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। ये इजी क्वेश्चन है, मुझे मेरे ख्याल से आप लोग दे दोगे, क्योंकि हम लोग जब बाल्यावस्था पढ़ते हैं तो ये जरूर पढ़ते हैं। चलिए 10 सेकंड्स हुआ खत्म। ऑफकोर्स उपयुक्त सभी में बच्चे जो है सामानों में जितने भी चीज़ें उसको दी जाती है वो डिफ्रेंशिएट करना सीख लेते हैं। ये उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है, यानी कि 6 से 11 साल तक के बच्चों को, तो 6 से 11 साल तक के बच्चों को काउंटिंग भी आ जाता है, तो संख्या में भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। द्रव्यमान यानी कितना जगह लेता है, कितना बड़ा सामान था, छोटा सामान था, क्षेत्र किस क्षेत्र का था, ये तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 110 का क्वेश्चन है। शैशवावस्था में सामान्यतया बालक का भार बालिका से, मतलब कि शैशवावस्था में इन्फेंसी के स्टेज में जो है लड़के का भार लड़कियों से क्या होता है? ऑप्शन है कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 10 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर कौन सा होगा? ये आप लोग जानते भी होंगे, है ना। चलिए 10 सेकेंड हुआ खत्म। इसका आंसर जो है आप लोगों का, आप लोग खुद से लगा भी चुके होंगे, अधिक होता है। लड़कों का जो भार है लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है, यानी कि चाइल्डहुड में मेंटल डेवलपमेंट का लक्षण क्या है? स्थायित्व यानी कि स्टेबल रहता है, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा, तीसरा है बहिर्मुखी प्रवृत्ति यानी कि एक्सट्रोवर्ट, या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए, और आपका 10 सेकेंड स्टार्ट हो गया अब। 111 का ये भी दे दोगे, ये भी इजी है ना। चलिए 10 सेकेंड्स आपके हो गए अब खत्म। डी होगा ऑफकोर्स। बच्चों में स्टेबिलिटी भी आती है, अब उतने ज़्यादा चंचल बच्चे नहीं रह जाते हैं, वो थोड़ा सा मानसिक डेवलपमेंट उनका जो है स्टार्ट होने लगता है, समझने लगते हैं सारी चीज़ों को।
और जिज्ञासा क्यूरियोसिटी भी बढ़ी रहती है कि हर चीज़ को जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ जो है कैसे स्टार्ट है सब कुछ। एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। ये क्वेश्चन हमने एक बार किया भी था कि बाल्यावस्था में बच्चे बहिर्मुखी होते हैं या अंतर्मुखी होते हैं, इस तरह से हमने किया था। तो ऑफकोर्स एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातों को रखने से हेजिटेट नहीं करते हैं। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचय अवस्था कहलाती है, संचय अवस्था क्या कहलाती है? संचय अवस्था को, किस अवस्था को हम संचय अवस्था कहते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। और आपके 10 सेकेंड से स्टार्ट होते हैं अब। 112 का आंसर बताइए कौन सा होगा? संचय अवस्था। संशय नहीं है, संचय है ये। जल्दी से 10 सेकेंड्स आपके हो गए खत्म। इसमें आपका होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था संचय अवस्था है। देखिए यहाँ तक जो है प्रौढ़ावस्था से, तो प्रौढ़ावस्था का मतलब युवा अवस्था है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एज, एडल्टहुड बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। शैशवावस्था में इन सभी चीज़ों का अभी तो कुछ पता ही नहीं रहता है, जो जो चीज़ें लिए रहते हैं वही रहता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि अभी सीखने का ही टाइम रहता है ज़्यादातर। बाल्यावस्था में भी सीखते हैं, बस ये सीखते सीखते हमारा किशोरावस्था तक आता है और यहाँ से हम इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं कि हमारा संचय हुआ रहता है, चाहे हम मानसिक तौर पे बोले, चाहे हम इमोशनल यानी संवेगात्मक तौर पे बोले, चाहे सामाजिक तौर पे बोले, तो ये किशोरावस्था कहलाती है। 113 नंबर, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं कैसे? तो बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन ये 4 ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन है आत्म प्रेम, फिर है विषम लिंगीय कामुकता यानी कि दूसरे लिंग से जो है अट्रैक्ट होना। तीसरा है कल्पना की बहुलता यानी कि इमेजिनेशन जो है हाई पे होना। या फिर डी नंबर है उपयुक्त सभी। और आपका 10 सेकेंड से स्टार्ट होता है अब। एक्चुअली ये भी बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से आप लोग दे दोगे, क्योंकि इतना तो आप लोग जानते ही हो कि क्या क्या होता है इसमें। 10 सेकेंड्स हो गए खत्म। आत्म प्रेम किशोरावस्था में होता है, हम अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वही सही है, दूसरे की बात हम सुनना नहीं चाहते हैं, ये। दूसरा है विषम लिंगीय, यस, अपने से अपोजिट लिंग यानी कि सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये किशोरावस्था की एक विशेषता है। तीसरा है कल्पना की बहुलता, यस, इमेजिनेशन पावर हाई रहता है, हमारा इमेजिनरी थॉट जो है बहुत ही हाई चलता है, तो ये भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। चलिए 114 देखते हैं। 114, बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। जो हमारा IQ टेस्ट है, इंटेलिजेंस कोशेंट का जो टेस्ट है, उसका प्रतिपादन किसने किया? टुकमैन ने, साइमन ने, बिने तथा साइमन ने या हरलॉक ने? इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 10 सेकेंड से स्टार्ट हो गए अब। बताइए किसने जो है स्टार्ट किया? बहुत ही इजी है, क्योंकि ये हम लोग IQ से इन्हीं से रिलेट करते ही हैं। 10 सेकेंड्स आपके हो गए खत्म। यस, बिने तथा साइमन, बिल्कुल जानते ही है ना, बायनेट ने ही जो है बुद्धि मापन और का जो है स्टार्ट किया है टेस्ट का, बिने तथा साइमन का है। 115 नंबर क्वेश्चन, चलना, दौड़ना और घसीटना उदाहरण है। घिसटना लिखा हुआ है, तो इसका उदाहरण है गामक विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, या इनमें से कोई नहीं। और आपके 10 सेकेंड से स्टार्ट हो गए अब। जल्दी से बताइए 115 नंबर कि ये किस का उदाहरण है? ये जो है आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 सेकेंड्स आपके हो गए खत्म। गामक विकास यानी कि आपकी जो बॉडी है जब गति में रहती है तब उसको गामक विकास कहते हैं, ठीक है। और दूसरा शारीरिक विकास है, तीसरा मानसिक विकास है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑफकोर्स गामक होगा। चलते समय भी आपकी बॉडी गति में रहती है, जब आप दौड़ते हो तो भी गति में रहती है, अगर आपको कोई घसीटता है या फिर आप किसी को घसीटते हो तो भी आपकी बॉडी जो है गति में रहती है। तो इसका क्या होगा? गामक विकास, ए नंबर। चलिए अब चलते हैं 116 नंबर में। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, जन्म से पूर्व यानी प्री नटल की अवस्था में इनमें से कौन कौन सी अवस्थाएं आएंगी? चलिए, ए नंबर है डिम्ब अवस्था, बी नंबर है भ्रूण अवस्था, तीसरा है गर्भस्थ शिशु अवस्था, या फिर डी नंबर है उपयुक्त सभी। चलिए आपका 10 सेकंड से स्टार्ट होता है अब। बताइए इनमें से जो है जन्म से पूर्व की अवस्था में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, या फिर इनमें से कौन सी अवस्था है? तो आप अपना आंसर जल्दी से दीजिए। 10 सेकेंड्स आपके हो गए अभी खत्म। अब बताइए इसका आंसर जो है आपके अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया है? तो अभी हम लोगों ने जो 2-3 क्वेश्चन किया इससे रिलेटेड था, सो आई होप कि आप लोगों ने दे दिया होगा।
यानी प्री नटल की अवस्था में ये सारे के सारे सब स्टेजेस हैं, ये सारे के सारे होते ही हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। 117 नंबर है भ्रूण अवस्था होती है, जो अभी हमने करके आया है, आप लोग को याद हो तो उसी से रिलेटेड है ये। तो ऑप्शन है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 10 दिन से 20 दिन तक, या 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक, या इनमें से कोई नहीं। और आपका 10 सेकंड से स्टार्ट हुआ अभी, जल्दी से आंसर इसका बताइए। अभी हम जस्ट करके आए हैं तो आपको याद होगा ये, और आपके 10 सेकंड्स हो गए अभी के अभी खत्म। इसका आंसर जो है आप लोग का होगा 2 सप्ताह। याद हो हमने भ्रूण वाला जो किया था 2 सप्ताह से किया था, यहाँ पे 2 सप्ताह से 8 सप्ताह दिया हुआ है, तो हमें इसी को टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। 2 से 8 सप्ताह तक था, और नेक्स्ट हमारा जो है 118 नंबर। यह परिभाषा किसकी है? स्टेटमेंट का है। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। यह स्टेटमेंट किसका है? वुडवर्थ का, किम्बॉल यंग का, या फिर जॉनसन का, या कोहलबर्ग का, ठीक, कोलबर्ग का। ठीक है, अब आपका जो है 10 सेकंड से स्टार्ट होता है अभी। बताइए 118 का जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आज स्टेटमेंट का ज़्यादा नहीं था तो आपको बताना है, ये 1-2 था। बताइए समाजीकरण से है ये, आपका 10 सेकंड्स हो गया खत्म। समाजीकरण के अर्थ उस प्रक्रिया से, समाजीकरण के बारे में जो दिया है किम्बॉल ने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है, ये लोग का जो है समाजीकरण से रिलेटेड डेफिनेशन है। ऐसे यहाँ पे वाइगोस्की नहीं था तो आप लोग एक गेस भी कर सकते थे। तो ये आप लोगों का आंसर हुआ बी नंबर। 119 नंबर चलते हैं। 119 समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है विद्यालय, परिवार, शिक्षक, उपयुक्त सभी। और आपके 10 सेकंड से स्टार्ट होते हैं अभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही बहुत ही इजी भी है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी समाजीकरण के बारे में थोड़ा सा भी जानते होगे तो। आपका 10 सेकंड्स हो गया अभी खत्म। इसका आंसर जो है डेफिनेटली समाजीकरण के लिए जो है हम लोगों को तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला तो परिवार आता है कि ये है, दूसरा हमारा विद्यालय होता है, एंड तीसरे नंबर पे शिक्षक है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे 120, जो आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। जो परिवार है, जो अभी मैंने बताया भी, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। किस तरह का केंद्र है आपको बताना है। अनौपचारिक अभिकरण या औपचारिक अभिकरण, यानी कि इनफॉर्मल या फॉर्मल, या और ब दोनों, ए बी दोनों, या फिर डी में से, डी है इनमें से कोई नहीं। 10 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं अभी, जल्दी से आंसर दीजिए। 120 का परिवार में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, किस तरह की समाजीकरण होता है। 10 सेकेंड्स आपके हो गए खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा और वो दोनों। सिर्फ अनौपचारिक ही नहीं, औपचारिक अभिकरण भी होता है। वहाँ पे आपको फैमिली में पढ़ाया भी जाता है, आप लोग का होमवर्क कंप्लीट कराया जाता है। तो दोनों तरह की शिक्षाएं जो है हमें समाज से समाजीकरण के लिए जो है हमारी फैमिली से मिलती है। तो ये रहा 120 क्वेश्चंस आज के लिए। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से किया होगा, और आप लोग खुद से अपना देख सकते हो किसका कितना मार्क्स आया है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।